आपको वाशिंगटन से दिखा रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर में प्रेसिडेंशियल शपथ ली जाएगी। जो बाइडेन बनेंगे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अब से थोड़ी देर बाद यहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार उन्होंने जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि अब अमेरिका में नए युग की शुरुआत होने जा रही है। वो राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी यहां पर ट्वीट करके बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका एक नए आयाम पर पहुंचेगा। इससे पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आज विदा हुए थे वाशिंगटन से। शपथ ग्रहण से पहले ही वो विदा हुए थे और इसके बाद अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं किस तरह से बाइडेन की टीम में भारतवंशियों को भी मौका दिया गया है। 20 के करीब यहां पर उनके टीम में शामिल है। तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अब यहाँ पर शपथ ग्रहण की तैयारियां की जा रही हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो बाइडेन की टीम में भारतवंशियों को लगातार जगह दी जा रही है। पद की शपथ थोड़ी देर बाद लेंगे, लेकिन उससे पहले ही यहां पर तैयारियां अब अंतिम दौर में है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है भारत समाचार में। एक और इतिहास आज अमेरिका में लिखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की अब जो है यहां पर समाप्ति हो रही और जो बाइडेन के हाथ में सत्ता आ रही है। क्या कुछ आज यहां पर होगा आपसे थोड़ी देर बाद जब वो शपथ लेंगे, और इसका भारत पर किस तरह से असर होगा? जी देखिए, राष्ट्रपति बिडेन के शपथ लेने के साथ ही अमेरिका में बाइडेन युग शुरू हो जाएगा। जाहिर है कि ये जो 4 साल का उनका जो कार्यकाल है उसमें वो अपनी जो भी नीतियां हैं उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। और राष्ट्रपति बिडेन जो कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति हैं, वो एक अपनी जो विदेश नीति के मोर्चे पर अगर देखें तो ईरान न्यूक्लियर डील को वो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला कार्य मेरे विचार से वो ये करने जा रहे हैं कि वो पेरिस क्लाइमेट डील, जिससे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाहर आ गया था, उसे वो फिर से रीज्वाइन करेंगे और पूरी मानवता की रक्षा के लिए जो पेरिस क्लाइमेट डील बनाई गई थी उसे वो फिर से रीज्वाइन करके पूरी मानवता को, पूरे विश्व को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा यदि आप आतंकवाद के ऊपर बात करें तो मुझे लगता है कि उनका रुख आतंकवाद के ऊपर सख्त रहने जा रहा है। और जिस तरीके का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक सख्त रुख था, वैसा ही जो रुख है आतंकवाद के ऊपर, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति बिडेन का भी अवश्य होगा। चाइना के संदर्भ में राष्ट्रपति बिडेन की जो नीतियां होंगी वो सख्त रहेंगी, क्योंकि चाइना का जो विस्तारवाद है, चाइना का जो अवसरवाद है, ये इस कोरोना के संक्रमण काल में पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। और चाइना ने कोरोना की महामारी की इंफॉर्मेशन को दबाया और छुपाया, और उसकी वजह से अमेरिका में सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हुई। इस बात को भी बिल्कुल संजीव जी, ये फैसले वो अपने कार्यकाल में शुरुआती तौर पर ले सकते हैं, लेकिन आज की प्रक्रिया को समझे। हम अपने दर्शकों को आपके जरिए ये बताना की कोशिश करेंगे कि आखिर जब अब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें क्या क्या होगा। राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है शपथ ग्रहण की अमेरिका में किस तरह की है, किस तरह से वो शपथ लेंगे, कौन कौन लोग यहाँ पर शामिल रहेंगे, और ये समारोह किस तरह से आगे बढ़ेगा। जी देखिए, ये अमेरिका के जो पूरे सरकार की जो भी इनागुरेशन होता है, जो नए एडमिनिस्ट्रेशन का इनागुरेशन होता है, उसका एक ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। और जो बाइडेन को यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और जाहिर है कि वो जो शपथ लेते हैं वो बाइबल पे हाथ रख के लेते हैं, और वो बाइबल को हाथ में पकड़ने का कार्य उनकी पत्नी के द्वारा किया जाएगा। और एक हाथ वो अपने बाइबल पे रखते हुए अमेरिका की
चीफ जस्टिस के द्वारा उनको जो शपथ दिलाई जाएगी उसे वो दोहराएंगे, और जाहिर है कि उसके बाद वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। उसके पहले कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं, उन्हें भी शपथ दिलाई जाएगी, और ये भी एक बेहद ऐतिहासिक क्षण होगा। और अमेरिका के इतिहास में कोई महिला अभी तक इतने ऊंचे पद पर कभी भी नहीं पहुंची है, और ये अमेरिका के सर्वोच्च पद पे जो सबसे उच्चतम पद जो अभी तक हो सका है उपराष्ट्रपति पद तक का, वहां पर कमला हैरिस को स्थान मिलेगा और उनको शपथ दिलाई जाएगी। और उसके बाद बाइडेन राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, और उस संदेश में वो पूरे अमेरिका की जनता को और पूरे विश्व की जनता को जरूर कुछ मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि वो आने वाले 4 सालों में क्या करने जा रहे हैं, और उनका विश्व के प्रति और अमेरिका के प्रति क्या विजन है, इसको लेकर के वो जरूर अपने संबोधन के माध्यम से बहुत कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और उनका ये जो संबोधन है पूरे अमेरिका में और पूरे विश्व में बहुत ही गंभीरता के साथ सुना जाएगा, और उस संबोधन से उनके आने वाले समय की जो पॉलिसी जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो पॉलिसी इनसाइट्स हैं, वो उसमें देखी जा सकती है। और इसी वजह से इस संदेश को भी गंभीरता से एनालाइज किया जाएगा, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरे विश्व में। और उसके बाद राष्ट्रपति का जो बाइडेन का जो कार्यकाल है वो शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो एक ऑफिशियल प्रोसीजर है, जो ऑफिशियल जो प्रक्रिया है जो ऑफिस को करने की, वो नेक्स्ट डे से सारा जो ऑफिस वर्क है वो शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक अमेरिका में कोई भी जब नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसकी एक ट्रांजिशन टीम होती है, उसके पास 70 से 75 दिन का जो समय होता है, उसके दौरान वो पहले ही सारी तैयारियां कर लेता है, ताकि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से ही तुरंत वो कार्य शुरू किया जा सके। और राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी जो संजीव जी जो आप बात कर रहे हैं उसको हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। जो बात आप कह रहे हैं कि दरअसल एक टीम होती है जो सत्ता हस्तांतरण में मदद करती है, क्योंकि अमेरिका में लगभग 78 दिन की अवधि होती है जब एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होता है और दूसरे को सत्ता मिलती है। आज इस टीम के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया हिंसा के दौर के बीच भी गुजरी। ऐसे में आज इस टीम की क्या भूमिका होगी, किस तरह से यह समारोह आगे बढ़ेगा, और बाइडेन के भाषण के बाद जो आप कह रहे हैं, जो आज उनकी ओपनिंग स्पीच होगी, उस पर भारत को खास तौर पर ध्यान देना होगा, समझना होगा कि उनका विजन अब दुनिया को लेकर और भारत को लेकर किस तरह का होगा। जी निसंदेह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रांजिशन टीम जो होती है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और ट्रांजिशन टीम ने ऑलरेडी अपना जो बैकग्राउंड का जो वर्क है उसे कंप्लीट कर लिया है। यद्यपि कि उस टीम को राष्ट्रपति ट्रंप का कोई सहयोग नहीं मिला, तमाम बाधाएं पैदा करने की कोशिश की गई, तरह तरह के डिस्ट्रप्शंस हुए, और यहां तक कि हिंसा की घटना हुई, कैपिटल हिल सीज हो गया। उसके बावजूद भी जो है ट्रांजिशन टीम ने अपना काम बखूबी किया है, और सभी जो डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया है, और उनकी कंफर्मेशन की हियरिंग्स अभी चल रही हैं। और एक बार राष्ट्रपति बिडेन जब अपना पद व्हाइट हाउस में संभाल लेंगे तो उसके बाद से वो जो सारी जो ऑफिशियल प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति बिडेन के नाम से शुरू हो जाएगी, और सारा जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का जो कार्य है वो नेक्स्ट डे से ही शुरू हो जाएगा। और जाहिर है कि उनका जो संबोधन है वो पूरे अमेरिका ही नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि पूरे विश्व में बहुत गंभीरता से सुना जाएगा। जहां तक भारत के साथ अमेरिका के संबंधों का प्रश्न है, भारत और अमेरिका के संबंध विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के संबंध है, और इस संबंध को एक बाइपार्टीजन सपोर्ट हासिल है। चाहे वो ट्रंप रहे हो, चाहे वो ओबामा रहे हो, चाहे वो बुश रहे हो, चाहे वो क्लिंटन रहे हो, सभी ने भारत अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को गहरा करने का कार्य किया है। और इसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट का जो मतभेद है वो कभी भी बाधा नहीं बना। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि बिडेन के कार्यकाल के दौरान भी भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो और अधिक गहरी होगी और अधिक मजबूत होगी। एक चाइना का जो विस्तार हुआ, चाइना का जो उपनिवेशवाद, चाइना का जो अवसरवाद पूरी दुनिया के जब सामने आ चुका है, जो विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं वो और अधिक गहरे तरीके से कोलैबोरेट करेंगे। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति बिडेन जो कि एक बहुत ही गहरे तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करते हैं। आप जानते हैं कि 2008 में जब इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन की गई थी तो उसको भी नेगोशिएट करने में
सीनेटर के तौर पे बिडेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2016 में जब भारत को अमेरिका ने मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया था, तो उस समय भी बिडेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जाहिर है कि बिडेन को तो संजीव जी, जब आप सीनेट का जिक्र कर रहे हैं तो एक बात और समझना बहुत जरूरी हो जाती। इस बार रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच जो सीनेट के समीकरण हैं वो भी काफी अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो मौजूदा समीकरण हैं वो इस तरह का दबाव बनाए रखेंगे बिडेन पर कि जो ट्रंप की नीतियां रही हैं, जो अभी तक उनका विजन रहा है, वो बैकडोर से, पर्दे के पीछे से ही बिडेन को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति बिडेन ने जब जॉर्जिया की 2 सीनेट की सीट जीत ली है, तो ऐसे में अब सीनेट में 50-50 का एक जो है इक्वल बैलेंस हो गया है। और ऐसे में जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि सीनेट की चेयर होंगी, उनका भी वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर इस इलेक्शन की बात करें तो इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी को न सिर्फ राष्ट्रपति पद मिला है, न सिर्फ उपराष्ट्रपति पद मिला है, बल्कि सीनेट में भी बढ़त हासिल हुई है। और अब ये 50-50 का रेशियो हो गया है। पहले रिपब्लिकन पार्टी का ज्यादा बड़ा बहुमत था। तो जाहिर है कि अब जो बिडेन जो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, उसको सीनेट से पास कराने में उन्हें सहूलियत होगी। कमला हैरिस जो कि सीनेट की चेयर होंगी, उनका मत जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अगर टाई होता है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में सीनेट में किसी प्रस्ताव पे, तो कमला हैरिस जाहिर है कि वो डेमोक्रेट है और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो भी बिल्स होंगी उसको वो सपोर्ट करेंगी। और कुछ ऐसे ही समीकरण, संजीव जी, कुछ ऐसे ही समीकरण तब दिखे थे जब चर्चा हो रही थी कि कार्यकाल के दौरान जब आखिरी दौर चल रहा है ट्रंप का, तो उन पर महाभियोग लगाया जाएगा। हालांकि सीनेट का सत्र नहीं चल रहा था, ऐसे में महाभियोग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन वो दबाव, वो स्थितियां पहले से ही दिख रही, जो आने वाले वक्त में और मजबूती से दिखेंगी रिपब्लिकन के लिए और डेमोक्रेट्स दोनों के साथ। जी देखिए, जहां तक आपने महाभियोग का प्रश्न उठाया है, महाभियोग ट्रंप के ऊपर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो गया है। और देखा जाए तो टेक्निकली ट्रंप 2 बार इम्पीच होने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए। लेकिन अब सीनेट में इसका ट्रायल किया जाना है, और ये जो ट्रायल की प्रक्रिया है, जब सीनेट फिर से रिकन्वीन होगी तो उसके बाद फिर से शुरू होगी और इस मसले पर फिर से पुनर्विचार किया जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये है कि रिपब्लिकन पार्टी उसमें अगर सहयोग नहीं देती है, तो ये जाहिर है कि इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है किसी राष्ट्रपति को कन्विक्ट करने के लिए। और मुझे इस बात की संभावना कम नजर आती है कि ये उनका कन्विक्शन हो पाएगा। पिछली बार भी जब वो 2019 में इम्पीच हुए थे, उस समय उनका कन्विक्शन नहीं हो पाया था। और इस बार भी अब जो है रिपब्लिकन पार्टी इस मुद्दे को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहेगी, क्योंकि अब ऑलरेडी जो है वो राष्ट्रपति पद से हट चुके हैं। लेकिन जाहिर है कि जो ट्रंप ने अपना नाम जो है इतिहास में इस तरह से दर्ज करा लिया कि वो पहले ऐसे राष्ट्रपति हो गए जिन्हें 2 बार इम्पीच किया गया, हालांकि उनका कन्विक्शन नहीं हो पाया। ये एक और जिस तरीके से 6 जनवरी की जो घटना हुई है, वो अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में काले अध्याय के रूप में देखी जाएगी। अमेरिका इसके लिए नहीं जाना जाता है। अमेरिका का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है, और अमेरिका का जो लोकतंत्र है पूरी दुनिया के लिए मॉडल लोकतंत्र है। बिल्कुल मॉडल भी है, बहुत मैच्योर लोकतंत्र माना गया है संजीव जी अमेरिका को। लेकिन पिछले 4 साल के कामकाज को देखें डोनाल्ड ट्रंप को, तो भारत से उनका खासा लगाव था। जिस तरह से हाउडी मोदी प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिस तरह से वो खुद गुजरात है, उसके बाद ट्रंप ने एक नई गर्मजोशी स्थापित की भारत अमेरिकी संबंधों में। बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी जाती थी कि अमेरिका भारत के लिए कौन सी पॉलिसी ला रहा है, किस विजन के साथ आगे बढ़ा। ये गर्मजोशी, ये विजन क्या आपको लगता है कि बाइडेन राज में दिखेगा भारत के प्रति? जी, मुझे लगता है कि ये गर्मजोशी बाइडेन के राज में भी जारी रहेगी। और आपने बिल्कुल सही कहा, जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों की बात है, तो राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध और अधिक गहरे हुए हैं और अधिक प्रगाढ़ हुए हैं। और खासकर मैं एक बात के लिए ट्रंप को क्रेडिट देना चाहूंगा कि उनका आतंकवाद के प्रति जो रुख रहा है वो बहुत ही सख्त रहा है। आप देखेंगे कि इराक में और सीरिया में जो ISIS की जो फिजिकल टेरिटरी थी, रक्का में और मौसूल में, उसको उन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दिया। ISIS के आतंकी आज भागे भागे फिर रहे हैं। आतंकवाद के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सख्त एक्शन लिए और पाकिस्तान को सारी आर्थिक मदद रोक दी। और आतंकवाद के ऊपर जो राष्ट्रपति ट्रंप का जो अप्रोच रहा, उसको भारत का भी पूरा समर्थन मिला, क्योंकि भारत की भी जो नीति आतंकवाद के प्रति बेहद सख्त है और भारत के आतंकवाद के प्रति 0 टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है। और इस हिसाब से अगर देखें
तो आतंकवाद के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप का जो ISIS को जो है पूरी तरह से डिफीट करने का, उसकी फिजिकल टेरिटरी को समाप्त करने का जो उनका योगदान है, वो मुझे लगता है कि उनकी लेगेसी के बिल्कुल संजीव जी, जब अब ट्रंप के व्यक्तित्व की चर्चा हो रही तो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उनकी इस बात का भी जिक्र होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने सुलेमानी के मामले में स्टेप लिया, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी अरब के प्रिंस को एक साथ बिठाया, मीडिएटर की भूमिका में भी जिस तरह से उन्होंने स्थापित किया, बिडेन के लिए वो चुनौती भी होगी। जी निसंदेह, देखिए उनका जो मिडिल ईस्ट की जहां तक पॉलिसी है, तो ये जो अब्राहम एकॉर्ड्स जिसको कहा जा रहा है, जिसमें कि तमाम जो UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, इस तरह के जो देश हैं अब इजराइल के से अपने बेहतर संबंध करते जा रहे हैं। बहरीन ने और UAE ने अपने रिकॉग्नाइज कर लिया है इजराइल को। तो ये जो अब्राहम एकॉर्ड्स का और जो मिडिल ईस्ट के जो तमाम देश हैं जो कि लगातार एक दूसरे के प्रति घोर जो शत्रुता की भावना रखते थे, उनके बीच में संवाद कराना, उसको मीडिएट करना और एक समझौते पे ला देना, ये उनकी एक बड़ी सफलता मिडिल ईस्ट में कही जाएगी। और जाहिर है कि सुलेमानी हो चाहे वो अल बगदादी हो, उसको मार गिराने का जो कार्य है वो ट्रंप ने किया है। जाहिर है कि ISIS, जैसे कि मैंने कहा कि अल बगदादी को मारने का श्रेय भी ट्रंप को जाएगा, और अल बगदादी को मार गिराना जो कि एक बेहद दुर्दांत आतंकी था, और ओसामा बिन लादेन के बाद शायद वो सबसे ज्यादा जो है दुर्दांत आतंकी के रूप में रहा ISIS के मुखिया के तौर पे, तो उसे भी मार गिराने का जो कार्य है वो ट्रंप ने किया। सुलेमानी जो कि ईरान के द्वारा जो मिलिशिया ग्रुप्स ईरान के सपोर्ट में जो कार्य करते हैं, उनके बीच में वो कोऑर्डिनेशन का कार्य किया करते थे, और कहीं ना कहीं वो अमेरिका के लिए, इजराइल के हितों के लिए बड़ा खतरा बन गए थे। तो सुलेमानी को भी बिल्कुल संजीव जी, आज बड़ा दिन है न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अभी तक जिस भूमिका में ट्रंप नजर आ रहे थे, अब उस भूमिका में जो बाइडेन की नियुक्ति होने जा रही है, किस तरह की नीतियां अमेरिका अपनाएगा। चुनौतियां कई तरह की, चीन की चुनौती है, इस्लामिक कट्टरता का सवाल है, आर्थिक नीतियों को बल भी देना है और अमेरिका के वर्चस्व को कायम भी रखना है। बिडेन इस पे कितना खरा उतरेंगे, उनका शपथ ग्रहण किस तरह से होगा, इस पे चर्चा लगातार जारी है, लेकिन यहां पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। किसानों की बात में दम तो है, लेकिन सरकार किसानों की बात समझ क्यों नहीं पा रही, ये बड़ा सवाल है।